भारत का भूगोल कर रहे थे हम, ठीक है। आज का टॉपिक है औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन। फिर दोबारा 16 नंबर लिखना है आपने, 8 नंबर, 16 नंबर। भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 वृहद औद्योगिक प्रदेश, नंबर 2 लघु औद्योगिक प्रदेश, नंबर 3 विनिर्माणी जिले। नंबर 3 विनिर्माणी जिले। चलिए जी ऊपर आइए। पहले सबसे पहले वृहद औद्योगिक प्रदेश। तो वृहद औद्योगिक प्रदेश में ये पहले पूछा जा चुका है मुख्य परीक्षा में, लेकिन फिर दोबारा तैयार करके रखना है, ठीक है। वृहद औद्योगिक प्रदेश में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जो अधोलिखित है। नंबर 1 मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। नंबर 1 मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। नंबर 2 कोलकाता, हुगली प्रदेश। नंबर 3 बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। नंबर 5 अहमदाबाद, वडोदरा, वडोदरा गुजराती लोग बोलते हैं वडोदरा, हम बोलते हैं बड़ोदरा, सूरत प्रदेश, ठीक है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत प्रदेश। अगला है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? झारखंड में। विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट भी है भारत का। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। दिल्ली एवं उसके आसपास का औद्योगिक प्रदेश। और 8वें नंबर पे तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब किन किन राज्यों में है ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। आगे अब लघु औद्योगिक प्रदेश में 13 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। एज इट इज लिखना है, इसमें दरअसल ना समझने वाली चीजें नहीं है, ये आपने याद करना है, ऐसे का ऐसा लिखना है, कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको समझना है तो मैप निकालिए, एटलस निकालिए, उसमें आपको इंडस्ट्रियल जो रीजन्स होंगे वो दिख जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो लघु औद्योगिक प्रदेशों में 13 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। नंबर 1 असोम घाटी। कौन सी? नंबर 2 दार्जिलिंग द्वार। कहां पड़ता है दार्जिलिंग? भाई दार्जिलिंग कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग ये दोनों जगह कहां पड़ती हैं? वेस्ट बंगाल में पड़ती है। कालिम्पोंग हिल स्टेशन है बहुत सुंदर। कहां का? वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग में। तीसरे नंबर पे उत्तरी बिहार तथा निकटवर्ती उत्तर प्रदेश मैदान। चौथे नंबर पे कानपुर। 5वें नंबर पे नागपुर, वर्धा। 8वें नंबर, 7वां कहां गया भाई? अच्छा, 5वें नंबर पे इंदौर, उज्जैन। इंदौर, उज्जैन, महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। 7वें नंबर पे कोल्हापुर, सांगली। कोल्हापुरी चप्पलें सुनी है? हाँ, कोल्हापुर, सांगली। 8वें नंबर पे सोलापुर। 9वें नंबर पर बेलगाम, धारवाड़। 10वें नंबर पे गोदावरी, कृष्णा डेल्टा। 11वें नंबर पे मालाबार, त्रिचूर। 12वें नंबर पे चेन्नई। 13वें नंबर पे क्विलोन, केरल में। क्विलोन कहाँ? केरल। अब आते हैं विनिर्माणी जिलों या केंद्रों के रूप में। सबसे पहले उत्तरी अर्काट, यहां पर क्या बनता है? रसायन, चमड़ा, चीनी, तंबाकू, इंजीनियरिंग उद्योग। तिरुनेलवेली, यहां पर क्या है? रसायन, सूती वस्त्र, माचिस, मत्स्य। निजामाबाद रसायन, वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग। रायपुर स्प्रिट, शराब, चीनी, माचिस, सीमेंट आदि। आदिलाबाद में क्या है? इंजीनियरिंग, सूती वस्त्र, सीमेंट। आगरा में क्या है? चमड़ा। आगरा में जूते बड़े सस्ते मिलते हैं भाई चमड़े के। पेठा, 2 ही चीजों की खुशबू आती है वहां पे, या तो पेठे की या चमड़े की स्मेल आएगी। चमड़ा, जूता, सूती वस्त्र, पत्थर पर नक्काशी। दरअसल आप अगर ताजमहल गए होंगे तो उस पर पेट्राड्यूरा का प्रयोग हो रखा है। पेट्राड्यूरा समझते हैं? संगमरमर पर खोद कर प्रीसियस स्टोन्स जड़े हुए हैं। ताजमहल में जो अंगूर की बेलें हैं, आंधी पिक्चर देखना, संजीव कुमार बोलते हैं ये जो अंगूर की बेलें हैं, ये अंगूर की बेलें नहीं है, ये कुरान की आयतें हैं। क्या है? ताजमहल पर कुरान की आयतों को बेलों के रूप में लिखा गया है। और वो अगर आप उसको खोदना मत, अगर मतलब आप देखेंगे तो प्रीसियस स्टोन्स निकलेंगे उसके अंदर से। क्या निकलेंगे? ठीक है, इसीलिए ताजमहल इतना महंगा था। उसको बोलते हैं पेट्राड्यूरा। पेट्राड्यूरा का प्रयोग सबसे पहले एतमातुद्दौला के मकबरे पर हुआ था। किसके मकबरे पर? और कौन था एतमातुद्दौला? कौन था? मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग कौन था बताओ? नूरजहां का पापा। किसका पापा?
और नूरजहां कौन? अरे भाई, जहांगीर की वाइफ। दूसरा पति था जहांगीर नूरजहां का। नूरजहां का पहला पति जो था शेर अफगान था। कौन था? शेर अफगान। और नूरजहां की एक बेटी थी लाडली बेगम। कौन थी? लाडली बेगम। चलो छोड़ो, इतिहास में नहीं जाता हूं मैं। चलो, और ये आता भी नहीं है कि कौन किसकी लड़की थी, कौन। हजारों लड़के लड़कियां होते थे इनके, मुगल थे वो, है ना। उनकी दिनचर्या जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग थे इस धरती पर। चलो, चमड़ा, जूता, सूती वस्त्र, पत्थर पर नक्काशी। तो पत्थर पर नक्काशी आज भी होती है, लाख लाख रुपए की मिलेगी एक छोटी सी, वो प्रीशियस स्टोन जड़े हुए होंगे, छोटा सा, है ना। हल्के इंजीनियरिंग आदि उद्योग। अगला है अमृतसर, वस्त्र, चीनी, कांच, रसायन, हल्के इंजीनियरिंग। रामपुर में क्या होता है? सूती वस्त्र, चीनी। भंडारा में क्या होता है? रसायन, इंजीनियरिंग, एल्युमिनियम। इतना थोड़े याद करना है, हल्का हल्का याद करना है, ये नाम याद करना है बस, क्या क्या होता है। रामनाथपुरम में सीमेंट, माचिस, कांच उद्योग। कच्छ में क्या होता है? नमक उद्योग। कटक में क्या होता है? सूती वस्त्र, कृषि उपकरण, खेल सामग्री। बस हो गया खत्म, एक 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या करना है इसमें? समझना है कुछ नहीं समझ? क्या करना है? कॉपी पेस्ट। क्या करना है? बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। पेपर में आएगा तो लिख दो उसको। 16 में से 13 नंबर कहीं नहीं गए। कटिंग करनी है, इतना थोड़े लिखना है। अब है भारत में उद्योग। अगला क्या है टॉपिक? भारत में उद्योग। अगर कुछ चाह रहे हो तो बता दो। क्या समस्या है? भारत में उद्योग वही उत्पादन विशेषता के आधार पर भारतीय उद्योग को अधोलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है यथा। नंबर 1, धातुकर्मी उद्योग। धातुकर्मी उद्योग में क्या आता है? लौह इस्पात आता है, एल्यूमिनियम आता है, तांबा आता है, सीसा जस्ता आता है आदि। सीसा जस्ता जावर की खानों से, जावर माइंस राजस्थान। तांबा कहाँ? खेतड़ी राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। एल्यूमिनियम कहाँ? बताया था हिंडाल को, बताया था बाल को, कुछ बताया था। हाँ, याद है? कहाँ है? हम नहीं सुधरेंगे। वस्त्र उद्योग कहाँ पर? सूती वस्त्र। वस्त्र उद्योग में क्या क्या आता है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कृत्रिम धागा वस्त्र। कृत्रिम धागा में आपका वो भी आता है, पॉलिस्टर। क्या आता है? बड़ा मजेदार कपड़ा, दिखने में चटक सफेद, मतलब कैसा भी होगा, एक बार प्रेस कर दो क्रीज बनी रहेगी लास्ट तक, लेकिन पहनोगे तो एलर्जी होगी। क्या होगी? इस देश के लिए सबसे अच्छा कपड़ा कपास है, कॉटन, कपास से बना हुआ कपड़ा, खादी। तो जूट, पटसन उद्योग आदि। एक क्वेश्चन बना एक बार कि जब भारत के विभाजन हुआ ना और ईस्टर्न पाकिस्तान चला गया उधर, तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ? तो जूट इंडस्ट्री को हुआ, क्योंकि जूट का जो कच्चा माल था वो बांग्लादेश चला गया, इंडस्ट्री भारत में रह गई। तो इंडस्ट्री अकेले क्या करेगी? कच्चा माल भी तो चाहिए। जूट इंडस्ट्री को बहुत क्या हुआ? दिक्कत हुआ। और अगर आप मेरे से पूछें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई, लेकिन जूट के बराबर चीज़ नहीं है। फिर जैसे बोरे वोरे बनते हैं, बारदाने का काम देखना, बहुत अच्छा काम है। बारदाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोरी का काम जो होता है, दिखने में लगता है खराब सा, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा है उसमें आदमी। जूट तथा पटसन उद्योग। अगला है इंजीनियरिंग उद्योग, भारी तथा हल्के मशीन, वायुयान, विद्युत इंजीनियरिंग आदि। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग में क्या आता है? ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव, वैगन एवं कोच उद्योग, वायुयान, जलयान निर्माण उद्योग। रसायन उद्योग में क्या आता है? पेट्रो रसायन, उर्वरक, औषधि एवं भेषज। भेषज बोलते हैं, भिषज बोलते हैं किसको? डॉक्टर को, मतलब चिकित्सक को। भेषजीय उद्योग, प्लास्टिक, सीमेंट एवं कांच उद्योग। वन आधारित उद्योग, कागज, माचिस, खेल व प्लाईवुड आदि उद्योग। आगे खाद्य उद्योग में क्या था? चीनी, आटा, चावल, खाद्य तेल आदि। अन्य उद्योग में क्या था? पर्यटन उद्योग। इतना ही करो, क्योंकि इसकी भी मुझे नहीं लग रहा कि
अच्छी बनी हुई है, प्रिंट साफ है इसका? चलो अगर प्रिंट साफ है तो पढ़ लेते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग फिर मेंस का है ये, मेरे ख्याल से सिलेबस का पार्ट है। यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में 118.2 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व में दूसरा बड़ा कच्चा इस्पात क्रूड स्टील उत्पादक देश है। बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा और खुशी हो जाती है अगर पहले नंबर पे होता। दूसरा बड़ा कच्चा इस्पात क्रूड स्टील उत्पादक देश है। जबकि स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान 2003 से ही विश्व में प्रथम है। स्पंज आयरन के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन क्रूड स्टील के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। इतना समझ में आ गया? स्पंज आयरन उद्योग में क्षमता साल दर साल बढ़ती रही। वर्ष 2018-19 में कुल 34.70 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 2019-20 में 47.85 मिलियन टन हो गया। लौह तथा इस्पात उद्योग में देश की लगभग 50% पूंजी लगी हुई है। देश की लगभग 50% पूंजी लगी हुई है किस उद्योग में? लौह और प्री का क्वेश्चन हो गया। और 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, जबकि 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का श्री गणेश 1870 में हुआ था, जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी इसको ने झरिया के निकट कुल्टी एवं पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में अपने संयंत्र की स्थापना की थी। इसको हाईलाइट कर दो भैया, ये फिर प्री का क्वेश्चन है। पहला आयरन स्टील कंपनी जो खुली थी, इसको बाद में इसको बोला गया, उसको पहले उसको बोलते हैं बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। कब खुली थी? 1870 में। कहाँ पर? कुल्टी एवं पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में। ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास 1907 में साक्षी जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को, जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने सुवर्ण रेखा और खरकई नदी देखी, उन्होंने वहां पर सस्ता लेबर देखा कि कच्चा माल आयरन ओर भी नजदीक है, कोयला भी नजदीक है, स्थापना कर दी। स्थापना के साथ आरंभ हुआ। इसके बाद 1918 में बर्नपुर में इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना हुई। यह दोनों इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, निजी क्षेत्र की थी। सन 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील, या ये सा क्वेश्चन रहा है भाई, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील भद्रावती 1923। कहां पड़ता है भद्रावती? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियों से निकलता है ना, कुद्रेमुख से निकलता है आयरन ओर। भद्रावती आयरन एंड स्टील, हाँ तो कर्नाटका में कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन वही व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति, जो अपनी छड़ी में 3 बीज लेके आए थे कॉफी के। कर्नाटक आज नंबर 1 पर है कॉफी में। स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने काम किया। तो सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई कौन सी थी? आंसर भद्रावती, सॉरी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। स्वतंत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के संबंध में पहली पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया, किंतु इसका काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हो सका। जबकि 10-10 लाख टन इस्पात पिंडों की क्षमता की परियोजनाएं भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, मैंने बता रखा, आपको याद करा रखा है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन की दुर्गा बता रखी, और रूस की सिलाई, और जर्मनी के केले। तो राउर केला कहाँ? रूर केला, रूर क्षेत्र जो जर्मनी का है ना, वो भी कैसा है? राउर केला 1959 उड़ीसा में किसके? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? नीचे आओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना। हैवी इंडस्ट्री बोला गया था ना, नेहरू ने कहा था हैवी इंडस्ट्री। निजी क्षेत्र के 2 इस्पात कारखाने, टिस्को और इसको, निजी क्षेत्र के, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की उत्पादन क्षमता दोगुनी करके आगे क्रमशः 20 लाख और 10 लाख टन कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों में उत्पादन 1956 तथा 1962 के बीच प्रारंभ हुआ। कुल्टी 1970, साक्षी 1907, बर्नपुर 1918, भद्रावती 1923। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 इस्पात कारखानों का विस्तार किया गया तथा 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में इस्पात कारखाने की स्थापना किया गया। क्वेश्चन बनेगा यहां से तरीका, बोकारो किसके सहयोग से? अरे सोवियत संघ के सहयोग से। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों की वर्तमान क्षमता को अधिक उपयोग किया गया और सलेम तमिलनाडु,
सलेम कहाँ है? तमिलनाडु। विजयनगर कर्नाटक और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में नए सार्वजनिक इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई। 1973 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, गेल, भेल, सेल सुना है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ, ये सब क्या है? भारत में कंपनियां हैं, गेल, भेल, सेल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन बनेगा, सन पूछेगा भाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1973। तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई। यह भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बनपुर स्थित आगे एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, तथा साथ ही साथ दुर्गापुर के अलाय स्टील प्लांट और सलेम इस्पात कारखाने के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र इस्को का स्वामित्व 14 जुलाई 1976 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इसको का औपचारिक विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसको का औपचारिक विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल में हो गया है। इसमें हो गया है, सेल में। इसके लिए दोनों कंपनियों ने प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था तथा यह मामला कंपनी मामलों के मंत्रालयों के विचाराधीन था। मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति 15 फरवरी 2006 को प्रदान की थी, पुरानी बात है। संदर्भित विलय 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना गया। इस विलय से सेल को के अधीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या 8 तथा भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको, विश्वेश्वरैया और आगे सलेम में हो गई है। यद्यपि बड़े स्टील प्लांट की संख्या 100 से अधिक है। आगे तो बस ये बॉक्स से आपको पता ही है। लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? दुर्गापुर में छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा से राउरकेला, मतलब कहाँ से आता है इसका? दुर्गापुर जो है वो उसका लोहा कहाँ से आता है, कोयला कहाँ से आता है, चूना पत्थर कहाँ से आता है, जल कहाँ से आता है, बाजार कहाँ है उसका, है ना? तो देखो, कोयला बराकर से आता है, झरिया से आता है, रानीगंज की खानों से आता है। छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से क्या आता है? आयरन ओर आता है। राउरकेले वाले का क्या? क्योंझर बोनाई क्षेत्र से आता है क्या? आयरन ओर। झरिया तलचर की खानों से कोयला, हीराकुंड से जल विद्युत मिलती है इसको। भिलाई, डाली, राजहरा, यहाँ से क्या मिलता है इसको? लोहा। भिलाई को डाली, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। भिलाई को जो आयरन ओर की आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? डाली, राजहरा से। कोयले की कहाँ से होती है? झरिया, बोकारो से, है ना? उत्तम कोयला झरिया, बोकारो से। अन्य कोयला कोरबा खानों से। ये सब पढ़ना है आपने। जमशेदपुर इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की गुरु महिसानी है, गुरु हिमानी है, जरा देखना इसको। जमशेदपुर को आयरन ओर कहां से मिलता है? गुरु महिसानी या गुरु हिमानी? वह मयूरभंज की नोवा मुंडी खानों से। और झरिया की खानों से क्या मिलता है उसको? कोयला। ठीक है। भद्रावती को मैंने बता ही दिया था आपको। बाबा बुदन की पहाड़ियों में कुद्रेमुख की खानों से क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। तो बस, हाँ, ये विशाखापत्तनम को बेलाडीला की खान, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है भाई। बेलाडीला की खान कहाँ पड़ती है? बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में नक्सलिस्ट एरिया है। बेलाडीला आयरन ओर के लिए फेमस है। इसके लिए तो भद्रावती को कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियों से और विशाखापत्तनम को बेलाडीला छत्तीसगढ़ की खानों से। ठीक है। दांतेवाड़ा सुना है? नक्सलिस्ट एरिया, उसी के अगल बगल पड़ता है ये बेलाडीला की खान। और विशाखापत्तनम को कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। ये बड़ी बात है। कोयला कहां से आता है भाई? सागर तट पर है, तो कहाँ उधर से लाएंगे? तो उधर से आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया से आयात कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से है कुछ और इसमें? हाँ, ये तो डेटा वेटा चेंज होता रहता है भाई। 2021-22 में कितना था, 22-23 में पढ़ना पड़ेगा, फिर 23-24 में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप देख लेना। आगे क्या है इसके बाद क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। ज्ञातव्य है कि लौह इस्पात उद्योग में खनिज पदार्थों के रूप में लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, सोरा, क्रोमियम, निकिल एवं अल्प मात्रा में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ये यूपीएससी पूछ रही है आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन कि लौह इस्पात उद्योग में किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ओर का, कोकिंग कोयले का, मैग्नीज का, रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट का, सोरा का, क्रोमियम का, निकिल का और अल्प मात्रा में कार्बन का।
स्टेनलेस स्टील जो कि लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। फिर यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको स्टील को स्टेनलेस बनाना है, सुना है स्टेनलेस, स्टेन मतलब विकृति रहित अगर बनाना है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्रोमियम मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रयोग उसको कठोरता प्रदान करने एवं क्रोमियम का ताप सहनशीलता बढ़ाने एवं धब्बा रहित स्टील के लिए किया जाता है। ध्यातव्य है कि भारत में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। पुनः विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड भद्रावती एक ऐसा इस्पात संयंत्र है जो कोयले की स्थानीय आपूर्ति पर निर्भर न रहकर चारकोल अथवा लकड़ी के प्रयोग पर आधारित है। अब आईएएस वालों ने पूछ लिया, 96 में पूछ लिया भैया, कब? लकड़ी के, कोयले और चारकोल पर, अर्थात यह संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र से बहुत दूर है। इतना ही है।